हेने लौटा। एकरा चला कोई नहीं पकड़ सकता है, लेकिन लड़का न चला ओकर माथा पर लिखल रहता हमरा नहीं आता है। पराध्वनिक, पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉक में दरार का पता लगाने, कल बता दिए थे हम आपको। आंतरिक कर्ण में इचला इस बार का बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है। बीपीएससी टीआरई का ही क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा क्या कहता है। आंतरिक कर्ण में कर्णावर्त द्वारा दाब परिवर्तनीय को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसमें लड़का ना धून मारा कि दाब को ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है। जब सेम प्रेशर होगा ना तो दाब को किसमें बदला जाता है? विद्युत संकेतों में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है? विद्युत संकेत। लेकिन लड़का को क्वेश्चन पूछा इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में कि कान में जो ध्वनि आती है ना तो उसको हम लोग, जो कंपन आता है उसको हम लोग किस ऊर्जा में बदलते हैं? लड़का हमारा कंपन को ध्वनि में बदलते तब न सुनाई देता है। नहीं, कंपन को हम लोग किस में बदलते हैं? विद्युत संकेतों में परिवर्तित करते हैं। तो कहते हैं कान में जो कंपन आता है उसको हम लोग किस में बदलते हैं? विद्युत संकेत में। किस में बदलते हैं? अब विक्षोभ गमन का कारण ध्वनि वायु में गमन करता है। अब देखो विक्षोभ क्या है, आज ही हम सुबह में पढ़ाए हैं कि कोई भी तरंग अगर विक्षोभ के कारण आगे बढ़ता है, जैसे आप पानी में मार दीजिए पत्थर, पानी में क्या मार दीजिए? पानी में मार दीजिएगा पत्थर, तो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है, उसको विक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो ध्वनि के लिए तो माध्यम चाहिए, ध्वनि बिना माध्यम के जाएगा? तो ध्वनि के गमन के लिए किसकी आवश्यकता है? विक्षोभ के गमन की आवश्यकता होती है। कहते हैं विक्षोभ गमन के कारण ही वायु में गमन, ध्वनि गमन करता है। या कभी कभी दे देता है चला कि ध्वनि जो है वो संपीड़न, संपीड़न एंड विरलन के कारण आगे बढ़ती है। संपीड़न एंड विरलन के कारण आगे बढ़ता। या कभी कभी देखो संपीड़न और विरलन को ही ना प्रत्यास्थता कहते हैं। या दे देगा प्रत्यास्थता के कारण आगे बढ़ता है। प्रत्यास्थता के कारण आगे बढ़ता। या किसके कारण आगे बढ़ता है? विक्षोभ के कारण आगे बढ़ता है। विक्षोभ के कारण, विक्षोभ के अरे लिख लो, ध्वनि क्या लिखा? प्रत्यास्थता के कारण आगे बढ़ता है, संपीड़न और विरलन के कारण आगे बढ़ता है, या किसके कारण? विक्षोभ के कारण, या दाब के कारण आगे बढ़ता है। या दाब के कारण आगे बढ़ता है, या दाब के कारण आगे बढ़ता। विक्षोभ के कारण आगे बढ़ता, संपीड़न के कारण आगे बढ़ता, संपीड़न और विरलन के कारण आगे बढ़ता, प्रत्यास्थता के कारण आगे बढ़ता, या विक्षोभ के कारण आगे बढ़ता। ये सब आंसर हो जाएगा। बोलो रे, विक्षोभ, प्रत्यास्थता, संपीड़न और विरलन। एगो चीज और ध्यान रखना चला, ध्वनि जो है, ध्वनि दाब तरंग है लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता। लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता। ध्वनि दाब तरंग है लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता। बोलो रे, जैसे किसी का नाम आम कुमार है तो ऐसा थोड़े कि वो आमे खा के जिंदा रहेगा। ध्वनि का नाम दाब तरंग है लेकिन वो दाब पर निर्भर नहीं करता। ध्वनि का नाम दाब तरंग है लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता। अगला लाइन, कुछ प्रकार के कैंसर, देखो चला, सभी कैंसर कहता है आनुवांशिक है कि नहीं? आनुवांशिक है, लेकिन सभी प्रकार के न,
कुछ प्रकार के कैंसर आनुवंशिक और असामान्यताओं के कारण होता है। जैसे आप देखिएगा किसी के दादाजी को कैंसर था तो उसके पिताजी को हो जाता है, पिताजी को कैंसर था तो उसके बेटा को हो जाता है। कुछ जगहों पर देखा गया है कि कैंसर आनुवंशिकता का एक उदाहरण बनता है, लेकिन सभी नहीं, कुछ प्रकार के कैंसर। तो आपको कहेगा कथन निष्कर्ष में बताइए क्या कैंसर आनुवंशिक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन अगर कहेगा कुछ प्रकार के कैंसर आनुवंशिक हैं तो कहेंगे ये सही है। कैंसर जो होता है चला कार्सिनोजेनिक बैक्टीरिया के कारण होता है, कार्सिनोजेनिक जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है चला? कार्सिनोजेनिक जीवाणु के कारण होता है। ये कोशिकाओं में असामान्य विभाजन के कारण होता है, कोशिका में असामान्य विभाजन के कारण होता है। हम लोग चला जब क्वेश्चन आता है ना कि विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट से क्या निकलता है, गामा किरण, जिससे हम लोग कैंसर का क्या करते हैं, उपचार। इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी क्वेश्चन पूछा था। हो गया। कार्सिनोजेनिक जीवाणु के कारण कोशिकाओं में असामान्य विभाजन के कारण कैंसर होता है। और सभी प्रकार के कैंसर आनुवंशिक नहीं है, कुछ प्रकार के कैंसर आनुवंशिक है। कहता वायरस से, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 का है। लड़का जीवाणु फिवाणु कुछ मार दिया। वायरस से होने वाला सामान्य रोग है खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स। और वायरस जनित रोगों का इलाज नहीं होता है, केवल टीकाकरण ही संभव है। क्लियर है? तो कहते हैं वायरस से होने वाले सामान्य खांसी, यही क्वेश्चन था। अगर आप देखे होंगे 6 to 8 में ही क्वेश्चन पूछा था कि बताओ खांसी जुकाम केकरा से होता है, तो इहो में लड़का जीवाणु मार के आया है। जेकर क्वेश्चन हमारा पास आया तो अगर हम जीवाणु मारल था। वायरस ये तो सब जानता होगा चला, खांसी जुकाम भी, इन्फ्लुएंजा भी, डेंगू भी, एड्स भी, ये सब कैसा डिजीज है, वायरस। टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है। कौन बैक्टीरिया से? और कहता है स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया मुहासे का कारण होता है। जो मुहासा वगैरह होता है ना, वो इसी बैक्टीरिया के कारण होता है। प्रोटोजोआ ट्रेपिनोसोमा निद्रालु रोग का क्या है, कारक है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा मिला होगा। ट्रेपिनोसोमा जो है ये कौन बीमारी है, नींद की बीमारी। ये भी मिला होगा थोड़ा एनसीईआरटी में। लिस्मेनिया किसका कारक है, कालाजार। चूंकि चला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इसलिए हम अपने किताब में डायरेक्ट लाइन दे रहे हैं, तब ना एनसीईआरटी से लड़ेगा। ये बात पढ़ लेगा तो लड़का का वो क्वेश्चन बन जाएगा। लिस्मेनिया किसका कारक है, कालाजार का। ट्रोपिनोसोमा निद्रा का। फिर कहता है कवक बैक्टीरिया। अब एक बात बताओ चला, हम लोग जो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जो पहला एंटीबायोटिक का निर्माण हुआ था, कौन किया था? किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किससे? कवक से। क्योंकि कवक में बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है। बोलो रे, पेनिसिलियम टोटेनियम से ही ना बनाया था पेनिसिलिन। पेनिसिलियम टोटेनियम क्या था, कवक था। इसका मतलब कवक किसको मार देता है, बैक्टीरिया को। बोलवे नहीं करेगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार क्या बनाया था, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक का खोज किया था। बोलो रे, एंटीबायोटिक का खोज किया था तो किससे बनाया था ये दवा, कवक से। इसका मतलब कवक का बैक्टीरिया को क्या करता है, मार देता। देखो कहता है कवक बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति बनाने की क्षमता को क्या कर देता है, खत्म। अब देखो बैक्टीरिया कोशिका भित्ति बनाएगा तब ना चिपकेगा, और चिपकेगा तब ना उसका प्रजनन होगा। तो कहते हैं उसकी क्षमता को ही खत्म कर देता है। इसलिए इसका उपयोग क्या बनाने में, एंटीबायोटिक। अगर आप कवक का उपयोग, एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं, उसमें कवक होता है, वो क्या करता है, बैक्टीरिया के चिपकने की क्षमता को क्या करता है, खत्म कर, जिससे वो भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कहते हैं विषाणु में ऐसा कोई पदार्थ या गुण नहीं होता है जिससे इसका एंटीबायोटिक बनाया जा सके। तो एंटीबायोटिक किसका बनता है, आपको कहेगा एंटीबायोटिक किसका बनता है,
एंटीबायोटिक जो बनता है चला, किसका बनता है? एंटीबायोटिक कवक का बनता है। किसका बनता है? क्यों बनता है? ये तो सब याद कर ले रहता है चला कि एंटीबायोटिक का खोज कौन किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक का खोज कौन किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक का खोज कौन किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लेकिन एंटीबायोटिक का खोज जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था, कहां से किया था? कवक से। कहां से किया था? कवक से। क्यों? क्योंकि कवक का काम है बैक्टीरिया जीवाणु की कोशिका भित्ति को क्या कर देना? अलग कर देना। और जब अलग कर देगा तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। विषाणु में ऐसा कोई गुण नहीं है, इसलिए एंटीबायोटिक विषाणु से नहीं बनाया जा सकता है। अब विषाणु जनित रोगों का चला उपचार क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें म्यूटेशन होता है, तुरंत तुरंत बदलता है, इसलिए इसका उपचार संभव नहीं है। तो कहते हैं विषाणु एक ऐसा में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिससे एंटीबायोटिक बनाया जा सके। तो एंटीबायोटिक बनता किससे है? कवक से। किससे बनता है? नई कोशिका बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? शोध कहते हैं। नई कोशिका के बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? शोध। हेपेटाइटिस के ही कुछ वायरस से पीलिया होता है, तो पहले पीलिया होता है, धीरे धीरे वही क्या बन जाता है? हेपेटाइटिस। बार बार पीलिया होगा, जॉन्डिस होगा, धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। फिर धीरे धीरे लीवर आपका खराब होना शुरू हो जाए, जैसा कि आर के सर का हुआ। हेपेटाइटिस और हैजा किससे? दूषित जल से। शुक्र तथा मंगल ग्रहों में के वायुमंडल में कितना % कार्बन डाइऑक्साइड है? आप चला तुम समझ लो 95% वहां कार्बन डाइऑक्साइड है। यहां तो 78% तुम्हारा नाइट्रोजन है ना? 21% क्या है? ऑक्सीजन, जकरा हम ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग ले नहीं सकते, उसको कौन ले सकता है? पौधा। इसलिए शुक्र और मंगल पर रहना मुश्किल होता होगा। 95 से 97% वहां क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत से समुद्री जीव जल में घुले कार्बोनेट को अपना क्या बना लेते हैं? कवच। चला देखो, जल में घुले कार्बोनेट का जितना भी समुद्री जीव है उसका जो कवच होता है, लिखना समुद्री जीव का कवच। समुद्री जीव का कवच बना होता है किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। लगभग समुद्री जीव का जो कवच होता है वो किससे बना होता है? हेलो हेलो, देखो ये सब क्या पढ़ेगा? शुभम जी मैसेज कर रहे हैं, कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी? देख रहे हैं चला, पढ़ चला हो जाएगा ना। ये सब देख के तुम ही सीखो। हम जो फ्लॉप मूवी होता है वगैरह देखने जाते हैं या टाइम निकाल के देखते हैं, तब हमको ये एहसास होता है कि साला बेवकूफ सब जब कुछ कर सकता है तो हम तो पढ़ा तो कम से कम सकवे करते हैं। मतलब महा फ्लॉप, कभी कोई ऐसा मूवी देखना जो महा सरल है, हम लोग 100 करोड़ लगा दिया। अच्छा, एकर मतलब ये है कि लोग बहुत ज्यादा तेज ही धरती पर नहीं है। तुम सिनेमा देखने बैठो तो लग जाएगा एकरा से बढ़िया डायलॉग भी हम लिख सकते थे, एकरा से बढ़िया सिनेमा भी हम राइट कर सकते थे। बहुत सुंदर सुंदर कहानियां ओकरा से बढ़िया तू लिख सकता है। एकर मतलब यह चला टैलेंटेड लोग बहुत कम है, मेहनत कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में अब लोग गर्लफ्रेंड खोज रहा है यूट्यूब पे। अब तुम समझ रहा है कितना होशियार है, कितना होशियार है लोग। गर्लफ्रेंड वहां मिलता है। समुद्री जीव का कवच किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? और अब कहता है चला बहुत सारे समुद्री जीव जो है वो जल में घुले कार्बोनेट, कौन? कार्बोनेट से अपना क्या बना लेते हैं? कवच बना लेते। या आपको कहेगा जैसे आप देख लीजिए घोंघा, सितवा, ये सब का कवच किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। किसका बना होता है? अंडे का बाहरी आवरण कैल्शियम कार्बोनेट। किसका? वायु, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का क्या है? कुचालक। अब ये हमेशा ध्यान रखना चला, एगो अब्रक है, अभी तुरंत पढ़ाए हैं उसमें इलेक्ट्रिशियन वाले क्लास में। ये ऊष्मा का सुचालक है, ऊष्मा का सुचालक। विद्युत का, ऊष्मा का सुचालक, विद्युत का कुचालक है। अब बाकी अगर तुमको देगा पोर्सलिन दे देगा, पोर्सलिन दे देगा, पोर्सलिन दे देगा, या चीनी मिट्टी दे देगा, चीनी मिट्टी दे देगा। ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या है? ऊष्मा और विद्युत का
क्या है रे? कुचालक है। जल्दी लिख। कौन? कुचालक। पोर्सिलीन और चीनी मिट्टी, उष्मा और विद्युत दोनों का क्या है? कुचालक। अभ्रक उष्मा का सुचालक है, विद्युत का कुचालक। वायु उष्मा और विद्युत दोनों का क्या है? कुचालक। टर्नर ट्रेड का पूरे भारत में 3 गो सीट। ये सब कौन ही फालतू ट्रेड सबसे। बुक एगो लड़का आ जाया कहता है सर बुक बाइंडर का, मतलब छोटा बुक बाइंडर कौन ट्रेड है? ट्रेड चला या तो इलेक्ट्रिशियन से करवाओ या फिटर से, अब बूढ़ा सुढ़ा हो गया है तब डीजल से। माने तो पहला चॉइस इलेक्ट्रिशियन, नेक्स्ट चॉइस फिटर। लड़की है तो 100% इलेक्ट्रिशियन। ऐसा नहीं कि फिटर होगा तो नहीं होगा, लेकिन कोशिश करना है। हो गया? अरे हुआ। चांद पर वायुमंडलीय ताप का रेंज कितना होता है? -120 से कितना? 110। -120 से 110। अब इन्हें कहना 120 से 110, ये माइनस है। -120 से कितना? 110। कहता है वायु की गति दाब प्रवणता पर आधारित है। एक बात बताओ चला, इसको कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। हमको ये बताओ, ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन वही है जो तू पढ़ा हुआ है, जिसका नॉलेज ऑलरेडी तुम्हारे पास है। हम लोग कहते हैं बैरोमीटर में अगर पाठ्यांक नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा एक मतलब दाब कम की ज्यादा, तो दाब कम होगा तो आंधी तूफान आएगा। अगर एकाएक नीचे गिर जाएगा तो यहां दाब कम ना, दाब क्या, तो दाब कम होगा तो आंधी तूफान आएगा, आंधी तूफान आएगा। इसका मतलब जो है हवा का जो गति है, जो बहना है, सारी हवाएं इधर की ओर बहने लगेंगी। हवा का जो बहना है वो दाब पर निर्भर करता है। अगर यहां पर प्रेशर लो हो जाएगा, एग्जैक्ट लो हो जाएगा, तो यहां बहुत तेजी से हवा बहेगी। इसका मतलब हवा का बहना जो है दाब पर निर्भर करता है। बोलवे नहीं करेगा। और हवा का बहना किस पर निर्भर करता है? उसी को हम लोग दाब प्रवणता अगर समझ रहे हैं, दाब प्रवणता dp/dx होता है, तो दाब प्रवणता हम ये कह सकते हैं कि वायु की गति किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? दाब प्रवणता पर निर्भर करता है। दाब प्रवणता का मतलब यहां स्लोप से भी है। प्रवणता का मतलब तब प्रेशर का स्लोप जिधर होगा उधर वायु की गति हो जाएगी। यहां लिख लो प्रवणता, प्रवणता ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको, और इसको रफ भाषा में अगर कहें तो क्या कहते हैं? स्लोप या ग्रेडियंट कहते हैं। इसका मतलब अगर दाब एक, वायु की गति एक जगह से दूसरे जगह होगी तो किसके कारण होगी? दाब प्रवणता के कारण होती है। पता, लाइकेन एसओटी की उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता। लाइकेन किससे अभिक्रिया करता है? हम बताए थे चला, लाइकेन जो होता है शैवाल, लाइकेन जो है ये शैवाल प्लस कवक का मिश्रण है। लाइकेन CO2 से अभिक्रिया करके अपना रंग क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर रंग बदल लेता है, रंग बदल लेता है। CO2 से अभिक्रिया करके क्या बदल लेता है? रंग बदल लेता है। और यह SO2 की उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता है। ये तो सबको पता होगा। लाइकेन को प्रदूषण सूचक कहते हैं। लाइकेन को क्या कहते हैं? प्रदूषण सूचक। लेकिन भैया लाइकेन किसकी उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता? SO2, SO2 की उपस्थिति में यह वृद्धि नहीं करता है। लिख लिया? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में संभव है? किसकी उपस्थिति में? O2 की उपस्थिति में संभव नहीं है। देखो चला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण 2 प्रकार का होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है राइजोबियम द्वारा। किसके द्वारा? एक होता है एजेटोवेक्टर द्वारा। एक होता है एजेटोवेक्टर द्वारा, एक होता है राइजोबियम द्वारा। एक किसके द्वारा होता है? एजेटोवेक्टर द्वारा। राइजोबियम द्वारा कहां होता है? दलहनी पौधे की गांठ में।
एजेटोबैक्टर द्वारा कहां होता है? मिट्टी में। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? एजेटोबैक्टर के द्वारा। बताओ चला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ दलहनी पौधों की गांठ में ऑक्सीजन रहता है क्या? मिट्टी के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसलिए ज्यादा जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है वो कहां होता है? राइजोबियम, यानी दलहनी पौधों के गांठ में। अगर कह देगा किसमें ज्यादा होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण? राइजोबियम, क्योंकि यहां लगभग ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। जैसे एजोटोबैक्टर मिट्टी है तो मिट्टी में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन रहता है। आप बैठिए ना सर, काहे खड़े हैं? अरे जगह दो, बैठेंगे। बेचारे मथुरा से आए हैं, बैठने दो रे, थोड़ा थोड़ा घिसको ना, बैठ जाएंगे। आप आज तो जाने वाले थे ना? आज रुकना है? कितने बजे ट्रेन है? 10:15 खाना खाए? बैठिए। अरे बैठने दो यार, इतना तो कम से कम कहता है एक बिहारी सब पर भारी ना। कम से कम बैठने के लिए इतना देर से वो खड़ा है, एक को कोई ने बोला कि हाँ दोस्त आ जाओ, तू हमरे पे बैठ जाओ, तनी हम बगल हो जाते हैं। कितना बड़ा चोटमल है इसे। ये लड़का चला मथुरा से आया है, कृष्ण की नगरी से, और ये पता नहीं क्यों क्या क्यों आए थे आप? मिलने आए थे? आज तरीके तो यूट्यूब पे तो देखिए रहते थे, है ना कि नहीं? आ गए। ये लोग ने मेरा वैल्यू नहीं देता है। लोग देखो बेचारे 2 साल 3 साल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और लगे पड़े हैं, बीच में 4-5 साल का शायद आपका गैप हो गया था, यही ना आप बता रहे थे? 5 साल का, और उसके बाद भी फिर ही पढ़ना शुरू किए, और लगातार 2-2.5 साल से पढ़ रहे हैं। और तुम लोग को घर में हम मिलते हैं, हटो ना, हम जाने लगे तो हमरे कहता हटो बगल, पगला सब। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण 2 प्रकार का, एगो राइजोबियम, एगो क्या? एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहाँ? मिट्टी में। राइजोबियम के द्वारा दलहनी पर। तो चला एगो चीज और ध्यान रखना, कंपोस्ट खाद जो बनता है वो भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अपर्याप्त ऑक्सीजन में ही बनता है। बोलो रे, ये ध्यान रखना, कंपोस्ट का जो निर्माण होता है, कंपोस्ट खाद की उर्वरक, कंपोस्ट खाद का निर्माण होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घर तर पर ऐसे ही गोबर रख देते हैं, कहते हैं हो लोग गोबर के खाद, जबकि गोबर के खाद नहीं हुआ चला, सही तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाता है, तो पानी वानी खेत में लगेगा सब बह जाएगा, क्योंकि यूजे में नहीं आ पाएगा। इसलिए उसको गड्ढा खून के और तब ओकरा सड़ाना चाहिए। गांव घर में ये सब काम करोगे तो लोग कहेगा ढेर काबिल है रे, गोबर है ओकरा डाल देना है। खाद हम बोले तो चला, एगो होता है खाद, एक क्या होता है? उर्वरक। खाद और उर्वरक के बारे में चला क्वेश्चन मिलेगा तुमको। खाद जो है ये हो गया गोबर, या यूं कहें कंपोस्ट। गोबर या क्या हो गया? कंपोस्ट। और ये उर्वरक हो गया डीएपी, यूरिया। अब चला खाली एक और एक एडवांटेज है कि सस्ता है, सस्ता है, और दूसरा जल संचय क्षमता ज्यादा होता है। जल संचय क्षमता क्या होता है? जल संचय क्षमता, जल संचय क्षमता अधिक होता है। अब बाद बाकी सब जो है कर क्या है? गड़बड़ है। ये चला क्या होता है? महंगा। जल संचय क्षमता इसकी क्या होती है? कम। इसलिए पहले पानी डालेंगे तब उर्वरक डालेंगे। बोलो ने, ऐसे संतुलित की असंतुलित? संतुलित। आई असंतुलित। एक होगा संतुलित और एक क्या होगा? असंतुलित। संतुलित पोषण किसमें मिलेगा? उर्वरक में। असंतुलित पोषण किसमें मिलेगा? खाद में। तो एक पर एक चला काबिल है। एगो लड़का मैसेज करता है, लिख रहा है, जितना आपका लाइव स्टूडेंट रहता है सर उतना तो वैकेंसी नहीं है। ये इसका कहना है।
ये छोटा तुम समझो कि हर साल अभी तुमको जिस हिसाब से रेलवे अनाउंस किया है 70,000 अप्रॉक्स वैकेंसी मिलेगा हर साल। 60 to 70,000 हर साल वैकेंसी मिलेगा। क्या उतने बच्चे लाइव हैं? अब सब हम तरह 100 बार जोड़ा दिए हैं। 6,000 ALP हो गया, 9,000 टेक्नीशियन हो गया, 9 कितना 15, कम से कम 20 से 25,000 ग्रुप डी ले लो। इतना भी बेशरम नहीं होगा ग्रुप डी 9,000 से कम दे देगा। 25 15 कितना हो गया 40। कम से कम 10,000 अंडर ग्रेजुएट लेवल है, 10,000 ग्रेजुएट लेवल। 6,000 ले लो, 12,000 हुआ, कितना हो गया 52,000 हो गया। बोलो न रे। RPF 4,000 कितना हुआ 56,000 हो गया। इधर तुम स्टेट लेवल का 10 15 20,000 ले लो। खाली अकेले रेलवे 56 से 60,000 वैकेंसी तुमको हर साल देगा, हर साल। इधर BSSC तुम्हारा 12,000 अप्रॉक्स है। और अभी देखो कोर्ट वाला वैकेंसी का बहुत जल्द एग्जाम होना होगा, तुम लोग भरवे किया होगा। ग्रेजुएट लेवल आ रहा है तो चला वैकेंसी 60 से 70,000। तुम क्या चाहता है 10 लाख आएगा तब तू नौकरी लेगा? वैकेंसी इतने आएगा और अगले साल फिर एक वैकेंसी जनवरी फरवरी में आएगा ALP का, फिर ऐसे ही टेक्नीशियन का आएगा। तो ई वैकेंसी आ रही चला, तुम समझ लो 5 बार रेल मिनिस्टर बोल चुके हैं ये बात। अभी 8 दिन पहले लल्लन टॉप पे भी बोले हैं। ये बात पूरा घिना गया है और अब रेलवे ऐसा रिस्क नहीं लेगा, इसलिए चुपचाप पढ़ो। आप फालतू के वक्त होती नहीं। अब जो पढ़ने वाला होगा वो अभी लिख रहा होगा, आज ये कोको करने वाला हो छोटा कोको करेगा। खाद में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, खाद में कौन पदार्थ की मात्रा अधिक? कार्बनिक पदार्थ। अब कहोगे कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ उसको, जैसे गोबर ले लो तुम, तो गोबर से मीथेन निकलता है। गोबर में बायोगैस हुआ, बायोगैस में सबसे अधिक मीथेन। अब मीथेन बोले तो CH4, और CH4 बोले तो कार्बन। बोलवे नहीं करे। तो एक बात बताओ, चला ये समझ के समझोगे तब होगा काम। अगर हम लोग यूरिया देते हैं, DAP देते हैं, या यूरिया देते हैं, या जिंक देते हैं, तो यूरिया देते हैं तो NH2 CONH2, इसमें मैक्सिमम परसेंटेज किसका होता है? कार्बन नाइट्रोजन का 46%। कितना परसेंट? आज जिंक डालते हैं तो इसमें तो कार्बन है ही नहीं है, बोलवे नहीं करेगा। इसमें जो ये गोबर गैस डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, इसमें चला कौन है? मीथेन। इसका मुख्य अवयव मीथेन है। अब मीथेन का मुख्य अवयव क्या है? कार्बन। इसलिए हम कहते हैं खाद जो है ये कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक रखता है। और फिर कहता है खाद में अल्प मात्रा में पोषक होता है कि प्रबल मात्रा में? अल्प मात्रा में पोषक होता है। उर्वरक में संतुलित मात्रा में सभी पोषक होते हैं, इवन परसेंटेजो बोरा पर लिखल रहता है, देखा है ना। कहते हैं क्रमिक पूर्व नियोजित तरीका से किया गया खेती को क्रम में, जैसे पहले जिस खेत में गेहूं हुआ था अगला फसल उसका दाल का लेंगे, दाल के बाद फिर धान का लेंगे, क्रमिक रूप से होना चाहिए, बीच में एगो दाल का फसल होना चाहिए। ऐसे फसल को हम लोग क्या कहते हैं? फसल चक्र। क्रमिक होना चाहिए, आप पूर्व नियोजित होना चाहिए। तुम देखना गांव घर में एक एक खेत में तुम बार बार पटुआ लगा दो, गेहूं लगा दो, नहीं होगा, अगला फसल कमजोर हो जाएगा। लेकिन उसमें पहले गेहूं लगाया था, अगला बार दलहन लगाओ तो वो फसल तुम्हारा बहुत ज्यादा फ्रूटफुल दिखाई देगा। कोनो कोनो खेत में देखना पहली बार केला लगा दो, बता हो जाएगा। पहली बार जो खेत में आज तक पटुआ नहीं हुआ वो पटसन लगा दो, में खूब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगला बार फिर बार बार पटुए लगाओगे, बार बार केले लगाओगे, झर्री हेते हेते केला होगा। तो चला, इसलिए कहते हैं क्रमिक भी होना चाहिए, आप पूर्व नियोजित भी होना चाहिए। क्रमिक भी होना चाहिए, पूर्व नियोजित भी होना चाहिए। अरे यार यो अब ये होना था। अगला 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 फसल में कीट को कम करना, बचाव क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? धूमक कहलाता है, धमक न। क्या कहलाता है? चला, धूमक कहलाता है। क्या कहलाता है? धूमक या घूमक कह दो। फसल में कीट को कम करना या बचाव क्या कहलाता है? घूमक कहलाता है। क्या कहलाता है? घूमक कहलाता है। फिर कहता है गाय, वॉस इंडिका, सुना है ना?
भैंस वास बुटेलिस यह भारतीय नस्ल का है, ये पूछता है तो याद रखना। विदेशी नस्ल जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस इत्यादि। और देसी नस्ल में रेड सिंगी, साहिवाल। साहिवाल हमारा देसी नस्ल है। कहता ऑयस्टर का संवर्धन पालन मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग चला कहते हैं ना कि ये आइसोप्रीन से जो है हम लोग क्या लेते हैं, रबर। आइसोप्रीन से क्या लेते हैं, आइसोप्रीन से क्या लेते हैं, रबर। जो हम बोले थे हैविया ब्राजीलियंसिस एक पेड़ होता है, उसके लेटेक्स से हम लोग जो है रबर प्राप्त करते हैं, जो आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? तो ई कहता है चला हम लोग जो मोती प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं, ऑयस्टर से। किससे प्राप्त करते हैं? ई ध्यान रखना, मोती को प्राप्त करने के लिए मोती का जो मुख्य अवयव है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। मोती का मुख्य अवयव क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। मोती का मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे के कवच का मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद चला मेरी कल्चर। कौन कल्चर? मोरी कल्चर। मोरी कल्चर जैसे हम लोग क्या कहते हैं चला, रेशम के कीट का पालन क्या, सेरीकल्चर। लेकिन चला समझो कि सहतूत पर रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, मोरी कल्चर। एक मिनट, हम चला वो लाइन तुमको पढ़ाने के लिए क्लास रखे हैं, जो लाइन में तुमको दिक्कत होगा या जो क्वेश्चन पूछेगा तुम कहता आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया। जैसे सेरीकल्चर कौन नहीं जानत है, सब जानता है। सेरीकल्चर मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन क्या, एपीकल्चर। बोलो ने एपीकल्चर ना। यहां क्वेश्चन रेशम कीट का पालन, सेरीकल्चर। लेकिन अगर सहतूत पर रेशम कीट का पालन, मोरीकल्चर। सही है। किस पर रेशम कीट का पालन? सहतूत। सहतूत पर रेशम कीट का पालन, मोरीकल्चर। खाली कह देगा रेशम का कीट का पालन, कौन कल्चर? ये हो जाएगा सेरी कल्चर। कौन कल्चर चला? इस सब लाइन जब चला बुक में जाएगा तब एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। मोरी कल्चर, रेशम कीट का पालन क्या, सेरीकल्चर। रेशम कीट का पालन क्या, सेरीकल्चर। और सहतूत पर रेशम कीट का पालन, मोरी कल्चर। सहतूत पर रेशम कीट का पालन क्या, मोरी कल्चर। मैरी कल्चर। मोरी कल्चर और मेरी कल्चर अलग अलग है। मेरीन सुना है? मेरीन ड्राइव नहीं रे, मेरीन मतलब सबमेरीन सुना है, जो पानी के अंदर चलता है, उसी से आया है मेरीन कल्चर, समुद्री जीवों का संवर्धन। मोरी कल्चर और मेरी कल्चर अलग अलग है। मोरी कल्चर हो गया सहतूत पर रेशम का पालन, अब मेरी कल्चर हो गया समुद्री जीव का संवर्धन। ये दोनों एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कहता कतला मछली जानते हो ना, कतला, जगह हम लोग कतला कतला कहते हैं। देखो कुछ मछली जो है चला पानी के सतह पर भोजन करता है, कुछ बीच में भोजन करता है, कुछ नीचे करता है। बोलो रे, कतला मछली ले लो, या रेहू जानता है ना, या उसको जो कहते हैं कार्पल मछली जिसको हम लोग कहते हैं। ये तीनों मछली का अलग अलग लेवल है। एगो सतह पर भोजन करता है, एगो बीच में, एगो सींचे। बोलो रे, तो हम लोग जो कतला कहते हैं, कतला जानते हैं, कतला रेहू रे, उसी को कटला मछली जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जल की कहां से? सतह से। कहता है रेहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन करता है। मृगल और कोमल कार्प तालाब की तली से भोजन प्राप्त करते हैं। बोलन रे, इसी को हम लोग कॉमन कार्प भी कहते हैं गांव घर में। कॉमन कटला को हम लोग कतला भी कहते हैं। तो कतला जो होगा कहां पर? सतह में। कहां पर? ये अगर पानी है चला तो यहां कौन भोजन करेगा? कतला। यहां बीच में रोहू और सबसे नीचे मृगल और कोमल कार्प। बोलो हाँ, इसको अलग से लिख लो एक जगह पर, एक बार एक खाली देख लेना।
रोहू लोगे तो चला, इसीलिए रोहू को जो है ना गहराई में ही रख सकते हैं आप, बहुत कम पानी में रखिएगा तो मर जाएगा। गांव घर में देखना पानी घटता है तो रोहू अपने मर के तैरने लगता है, जब एकदम पानी सुखाने सुखाने पर होगा। वो जो रहता है करिया गरई कबई सिंगी, वो अमर है, जब तक पानी नहीं खत्म होगा कीचड़ो रहेगा तो बचल रहेगा। होली देखो सब वैरायटी फ्लेवर अवेलेबल कहता है सर, होली छुट्टी कब? एक लड़का लिखता है सर घर परिवार सब रिश्तेदार पूरी तरह से छोड़ दिए हैं, कोई भी चाह कर समझे बात नहीं कर सकता, ना हमको देख सकता, और हमको 2024 में जॉब लेना जरूरी है। मैथ रीजनिंग 80% कंप्लीट है, बहुत टेंशन में है, साइंस कैसे होगा? कोई बात नहीं होगा, पढ़िए ना हो जाएगा। अब देखो कतला कहां पर चला? ऊपर में, बीच में कौन? रोहू, नीचे कौन? अब कहता ज्वार बाजरा में तो सब जानता है चला कार्बोहाइड्रेट, हम लोग जानते हैं चावल में कार्बोहाइड्रेट, चावल में क्या कार्बोहाइड्रेट, तो चला ज्वार बाजरा में भी क्या कार्बोहाइड्रेट, ज्वार बाजरा में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, मुख्यतः क्या कार्बोहाइड्रेट। कहता फूल गोभी में कैल्शियम और फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है, कौन? फूल गोभी। अल्लाह जब क्वेश्चन तो याद करके जाता है, पालक में आयरन, पालक में आयरन, पालक में आयरन, पालक में आयरन, गाजर में विटामिन ए, गाजर में विटामिन ए, गाजर में विटामिन ए। अब वहां पूछ दो तो फूल गोभी में कहता अरे साला आउट ऑफ सिलेबस। फूल गोभी में कैल्शियम और फास्फोरस, तो याद करके जाएगा सेरीकल्चर, वहां रहेगा मोरीकल्चर, मेरीकल्चर, मामला हो जाए तो गड़बड़। फूल गोभी में कैल्शियम और फास्फोरस, ज्वार बाजरा में कार्बोहाइड्रेट। पृथ्वी गर्म होती है किसके द्वारा? विकिरण। इचला हम बार बार कहते हैं बच्चों को कि बच्चे पृथ्वी, सूर्य की ऊष्मा जो पृथ्वी तक पहुंचती है वो कौन विधि द्वारा? विकिरण द्वारा। लेकिन अगर यहां आकर वायु को गर्म करेगा, संवहन द्वारा। इसको हम चला किताब में एक जगह लिख दिए हैं, विकिरण द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक आती है, लेकिन यहां आकर वायुमंडल को गर्म करती है संवहन द्वारा। ये क्लियर है ना? बोलो ना रे। कहते हैं पृथ्वी गर्म होता है। अब चला यहां एक मिनट, पृथ्वी जो गर्म होता है उसका भी फिर अगला, ये तो मामला अलग है। एगो मामला जो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है, पृथ्वी का जो वायुमंडल गर्म होता है, तो पृथ्वी का सतह है, ये पृथ्वी का सतह है, और यहां है पानी। कितना परसेंट में पानी है? 71% में। तो चला इस सूर्य की ऊष्मा यहां भी ऐसे आती है तो लौट के जाती है तो वायुमंडल गर्म करती है। बोलो हाँ। आई पानी पर भी जो ऊष्मा आती है ये भी लौट कर जाती है तो वायुमंडल क्या करती है? गर्म करती है। तो आपको कहेगा बताओ वायुमंडल क्यों गर्म होती है? पृथ्वी के सतह के से ऊष्मा का परावर्तन से, या पानी के सतह से ऊष्मा के परावर्तन से, या दोनों के सतह से ऊष्मा के परावर्तन? व्हाट इज द आंसर? तो चला ये तो एनसीईआरटी का वन लाइनर है, हम वन लाइनर लिखे, सवाल है। सवाल कहता है कि पृथ्वी गर्म होता है विकिरण द्वारा तथा वायुमंडल गर्म होता है पृथ्वी तथा पानी द्वारा परावर्तित विकिरण से संवहन द्वारा। रुक रुक रुक, लाइन थोड़ा ठीक करते हैं। पृथ्वी पर गर्मी आती है, पृथ्वी पर गर्मी आती है किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। तथा वायुमंडल गर्म होता है पृथ्वी तथा पानी द्वारा परावर्तित विकिरण से किसके द्वारा? संवहन द्वारा। हो गया? साइंस नॉलेज सीरीज का जो वीडियो है चला, अभी तक हम शायद 4 से 5 डाले हैं। बहुत जल्द उसके, कितने लोग उसको वीडियो देखे हैं? 5।
जो लोग नहीं देखे हैं, एगो साइंस नॉलेज करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, अभी उसका फिर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। साइंस नॉलेज करके, साइंस ज्ञान करके एक सीरीज आता है। अगर आप रियल में सिंसियर स्टूडेंट हैं तो साइंस ज्ञान सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। हम कभी कभार उसका वीडियो एक एक करके डालेंगे। अभी इस एग्जाम तक में हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम वीडियो डालने का। और उस वीडियो में एक दिन 10 मिनट का क्लास कीजिएगा। जो सबसे टफ या उल्टा टॉपिक होता है उसका वीडियो हम डालते हैं, वो आपका 10 मिनट में वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जब वीडियो आता है तो चैनल पे ध्यान रखिए, नोटिफिकेशन आएगा तो आप उस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। जो लोग अभी नहीं देख पाए हैं तो उसका साइंस ज्ञान का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में खोज के आप उसको देख लीजिए। और भी वीडियोस उसके बहुत जल्द आने वाले हैं, हमको याद नहीं रहता है, वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको हम अपलोड कर देंगे। सीरीज का नाम क्या है? साइंस ज्ञान सीरीज। उससे चला होगा क्या, उस दिन आपका वो वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 10 मिनट आप अगर देखोगे तो वो कंप्लीट टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। बताओ, चला कहते हैं पृथ्वी पर गर्मी आती है किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। और वायुमंडल गर्म होता है पृथ्वी और पानी से द्वारा परावर्तित विकिरण से, किसके द्वारा? संवहन द्वारा। कहता है जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में जल तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव है कि नहीं है? नहीं है। कहता वाष्पोत्सर्जन में कार्बन चक्र के तहत, बता वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? पादप में। अरे पादपे में ना होता है, बाकी जगह तो वाष्पीकरण होता है। जब ये वाष्पोत्सर्जन कह दे मतलब पत्तियों के रंध्र से, पत्तियों के रंध्र से, इसमें कार्बन चक्र होता है क्या? कार्बन चक्र के तहत नहीं होता है। ये चला आपका फोटोसिंथेसिस है। कहते हैं ओजोन छिद्र, ये भी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन परत का पतला होना। ओजोन छिद्र किसके द्वारा होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के। ओजोन छिद्र होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। क्लियर है? ओजोन छिद्र का मतलब ओजोन परत का क्या हो जाना? पतला हो। क्या होना? ये मिला होगा आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन। ये मेरे किताब में ये लाइन नहीं है, अब जब आएगा तो ये लाइन बन के आएगा। हाँ क्वेश्चन में है, क्वेश्चन है। बंजर सेल पर लाइकेन की वृद्धि के बाद मॉस की वृद्धि होती है। बंजर सेल अगर है चला तो उसमें पहले लाइकेन बनेगा, लाइकेन के बाद क्या बनेगा? मॉस बनेगा। मैग्नीशियम रिबन, ये चला खूब पूछता है क्वेश्चन। मैग्नीशियम रिबन जो है ये जब जलेगा तो क्या बना देगा? एमजीओ। एमजीओ का रंग कैसा होता है? सफेद। खूब पूछता है क्वेश्चन, एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है। मैग्नीशियम रिबन के दहन से श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। किसके साथ जलता है? मैग्नीशियम रिबन जो है उसका दहन जो होता है वो किसके साथ होता है? श्वेत ज्वाला के साथ होता है। ये वो लिखता है सर आप एक ही कपड़ा पहन कर आते हैं क्या? बाप रे बाप। इन्हें देखो चला, मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से भी क्रिया करेगा, एमजीओ बनाएगा। कैसा रंग होगा? सफेद। अब चला देखो, ये लाइन तो इतना दर्दनाक है ना, तो दिल को छल्ली छल्ली कर देगा। देखो एक मिनट, बढ़िया समझना तब समझ में आएगा। एकदम गूढ़ ज्ञान है चलाई। अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड होते हैं। आज का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट यही होगा। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय। हम जानते हैं चला कि अम्ल क्षार मिल जाएगा तो क्या बना देगा? लवण। और क्या बना देगा? जल। अम्ल क्षार अगर मिल जाएगा तो लवण और क्या बनाएगा? जल। रुक 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 रुक, तो बताओ अम्ल के जगह पर हम अधातु के ऑक्साइड लिख दें, क्या दिक्कत है? अधातु के ऑक्साइड है, यहां क्षार बोले तो किसके ऑक्साइड? धातु के ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड तो क्या बना देगा ये? लवण प्लस जल। बोलवे नहीं करेगा। रुक जा रुक जा। अधातु के ऑक्साइड होते हैं कैसे? अम्लीय। हम बार बार कहते हैं भैया
अ अ अ अ लेकिन देखो धातु के, एक मिनट, धातु के ऑक्साइड जब अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करें, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं अधातु के ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल देगा, या यूं कहें धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल देगा, क्योंकि ये और ये बराबर है और ये बराबर है। बोलवे नहीं करेगा, पहले अगर लिख लो फिर बतियाते हैं। हो गया? हो गया, चल लिख। अरे हो गया, अभी लाइन पढ़िए। आज चला एगो चीज ध्यान रखिएगा, हो गया ना? ई तो ई हमको पता है कि धातु के ऑक्साइड और अम्ल अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, लेकिन अगर धातु क्षार से अभिक्रिया किया, हाँ, धातु अम्ल से या क्षार से, लो ना अम्ल ले लेते हैं, अम्ल से अभिक्रिया किया तो ये बना देगा लवण, प्लस जल नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन गैस देगा। धातु के ऑक्साइड और धातु में अंतर है, देखो चला, अल्युमिनियम धातु है, Al2O3 धातु के ऑक्साइड हैं, बोलवे नहीं करेगा। अल्युमिनियम क्या है? धातु, और Al2O3 धातु के ऑक्साइड हैं। बढ़े? बढ़े रे। धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस देगा, बोलो हाँ। धातु के ऑक्साइड यानी क्या? क्षार, क्षार अम्ल से अभिक्रिया करेगा, लवण और क्या देगा? जल। तो लड़का तो खाली याद कर ले, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल दे। लेकिन अब जानिए धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय, क्षार अम्ल से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल। या यहां देता क्षार अधातु के ऑक्साइड, तो अधातु के ऑक्साइड फिर अम्लीय हो जाता, तो क्षार अधातु के ऑक्साइड से भी अभिक्रिया करेगा, लवण और जल। लेकिन जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा, धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करेगा, बस एक रे डिफरेंस है। बोलो रे, चला पते नहीं चलता कि रिजल्ट हमारा हो का ही नहीं रहा है, घर जाता है बाद में पता चलता अरे साला हाइड्रोजन जल हो गलो, एक नंबर से ना होलो। कैल्शियम ऑक्साइड नाम तो सुनी होगी, चूना दे देना, सल्फ्यूरिक एसिड तीव्रतम अभिक्रिया करेगा और उसमें छेपी अभिक्रिया करेगा। हम बार बार कहते हैं चूना और कौन? सल्फ्यूरिक एसिड तीव्रतम अभिक्रिया करता है। कैसा अभिक्रिया करता है? तो कहता है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं चला, सल्फ्यूरिक एसिड भी, कौन? सल्फ्यूरिक एसिड भी जल से तीव्रतम अभिक्रिया करता है। प्रचंड ना इस सब जो है चला कम प्रचंड अभिक्रिया करता है। प्रचंड का मतलब चला बहुत ज्यादा हो जाता है। प्रचंड लावा वगैरह जो फूटता है ना, ऊपर यो एनसीईआरटी में सवाल है कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल जल से अभिक्रिया करता है तो प्रचंड करता है कि कम प्रचंड करता है? क्या होगा आंसर? कम प्रचंड। तीव्रता से अभिक्रिया करता है लेकिन प्रचंड नहीं करता है। क्या करता है? कम प्रचंड अभिक्रिया करता है। कैसा अभिक्रिया करता है? चला कैसा अभिक्रिया करता है?
कौन प्रचंड अभिक्रिया करता है, ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा कि बताइए चूना जल से विक्रिया करता है, सल्फ्यूरिक एसिड जल से विक्रिया करता है, क्या ऐसा अभिक्रिया करता है, प्रचंड कि कम प्रचंड? कम प्रचंड। प्रचंड का मतलब लावा हो गया, चला प्रचंड का मतलब क्या हो गया, लावा। कंपोस्ट का बनना भी एक प्रकार का, कभी अगर तुम गोबर खोदा होगा अपने से कुदाली लेके, गरम गरम लगता है, खोदा है, पैर दोगे भयानक गरम लगता है। कभी जो सड़ा हुआ गोबर जहां रहता है ना, वहां तुम चला पैर दो, आप पैर दे कुदाली ले, कभी चढ़ाया है ट्रैक्टर पे? नहीं चढ़ाता तो जानता हूं, गोबर में जो पैर रहता है गरम गरम लगता है। जैसे चूना में पानी डालोगे गरम गरम, जैसे अम्ल में पानी डालोगे गरम गरम, वैसे ही कंपोस्ट खाद में हाथ डालोगे गरम गरम। एक मतलब गरम गरम मतलब गर्मी देगा, और देगा मतलब उष्मा छेपी, बोलन रे। तो हम लोग कहते हैं चूना, चूना प्लस पानी, और क्या है, और कौन है रे, अम्ल प्लस पानी, और क्या है रे, अरे और क्या है रे, सीमेंट प्लस पानी, सीमेंट प्लस क्या, पानी, सब कौन अभिक्रिया है, ऊष्मा छेपिया। भी बूझ लो कि गोबर जो है कंपोस्ट भी क्या है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। एगो भाई मेरा पूछ रहा है साइंस का कौन सा बुक लें बताइए। पूरा दुनिया को पता है, एक पता नहीं है। किताब का नाम है चला एसके झा सामान्य विज्ञान। इस 700 वन लाइनर जाने के बाद पूरे भारत में इससे बेहतर किताब नहीं रह जाएगा। कंपो अभी भी नहीं है। अभी कितने लोगों के रूम में है किताब एसके झा सामान्य विज्ञान? ये जलवा है अपना। उसके बिना लोगों का रूम अधूरा है। किसी रूम में चला अभी जो सिचुएशन है करंट, कोई किताब रहे ना रहे, इसके जैसा सामान्य विज्ञान रहबे करेगा। अभी कुछ नहीं, 700 वन लाइनर अभी डालेंगे, नया एडिशन निकालेंगे, और तब चला 100 पर आई तो हम पढ़ाई दे रहे हैं, इतना हम पढ़ाई ना दे रहे हैं, कंप्लीट अगर आप पढ़ लो। कंपोस्ट का बनना भी एक प्रकार का क्या है, ऊष्मा छेपी। चूना जल से विक्रिया करेगा, अम्ल पानी से विक्रिया करेगा, सीमेंट पानी से विक्रिया करेगा, कौन अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी ना। कैल्शियम ऑक्साइड जल से, H2SO4 जल से, तीव्रतम, तीव्रतम में भी प्रचंड की कम प्रचंड, बाहरे चला। फेरस सल्फेट महा भी आए, ये जो क्वेश्चन जो तोरा दिखता है एनसीईआरटी का लाइन है, इसीलिए दिखता है। अधिकतर तोरा दिखता होगा फेरस सल्फेट को जब गर्म करेंगे तो फिर 2O3 SO2 और SO3 में बदलेगा। मिला ही क्वेश्चन, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, मिलेगा ही क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है। और इस बार भी एग्जाम में पूछा था, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह हरे रंग का फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता, और लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 कैसा रंग का, भूरा रंग का। है ही जो लेड नाइट्रेट गर्म करोगे तो यहां जो NO2 बनेगा, ये कौन रंग का बनेगा, कौन रंग का बनेगा, भूरा रंग। जितना एनसीईआरटी में उतने पूछा है ग्रुप डी में। रेलवे में जाएगा रिएक्शन एनसीईआरटी में देल है, उतने रिएक्शन 10th तक में उतने रिएक्शन पूछा है। ये सब रिएक्शन VBI है। कहते हैं चला बता दो क्या, कैसा रंग है इसका, भूरा। कैसा रंग है इसका, भूरा। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग कौन रंग, भूसर रंग का हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड कौन रंग का हो जाता है, भूसर रंग का, मतलब मटमैला टाइप का हो जाता है। अब प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोरीन में विघटित हो जाता है। आज चला एक बात बताओ, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ जो पहले बनता था उसमें हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड का उपयोग करते थे, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दे देगा तो आंसर मारिएगा सिल्वर ब्रोमाइड। बोलन रे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता था ना, जिसको हम लोग श्याम श्वेत कहते हैं। श्याम मतलब ब्लैक और श्वेत मतलब पीला। ये हो गया ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम लोग सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते थे, लेकिन इसमें मुख्य रूप से किसका,
अगर दोनों में से कोई एक चुनना होगा तो क्या चुनेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड, क्योंकि मुख्य रूप से हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट श्याम श्वेत देता था, लड़का कहता ई को चीज है, श्याम मतलब काला, श्वेत मतलब सफेद। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और हाइपो का भी, किसका? सोडियम थायोसल्फेट जिसको कहते हैं, इसमें लिख लो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम लोग हाइपो का प्रयोग करते हैं। किसका रे? हाइपो, जिसको हम लोग सोडियम थायोसल्फेट के नाम से जानते हैं। जल्दी लिख। जिसको हम लोग चला सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफ में होता है, तथा इसमें मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। अगर कहेगा फोटोग्राफी में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? हाइपो। हाइपो को ही हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। हो गया। गति और द्रव्यमान का अध्ययन क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स। गति और द्रव्यमान का अध्ययन क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स। जब गति का भी अध्ययन करेंगे और द्रव्यमान का भी। कहते हैं आयनों का आदान प्रदान, द्विविस्थापन ना। जैसे चला अगर हम लोग रिएक्शन लेते हैं Na2SO4 या H2CuSO4 ले लो, H2S क्या ले लो, HCl ले लो, ये बना देगा CuCl2 प्लस H2SO4। इसमें क्या होता है चला, ये Cu2 प्लस में टूटता है, ये SO4 डबल माइनस में टूटता है, ये H प्लस में टूटता है, Cl माइनस में टूटता है, ये Cl माइनस यहां आ जाता है प्लस पर, ये SO4 माइनस चला जाता है H प्लस पर। बोलबे नहीं करेगा। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान। आदान प्रदान को हम लोग विनिमय भी कहते हैं। आदान प्रदान को हम लोग क्या कहते हैं? विनिमय भी कहते हैं। और हमेशा ध्यान रखना द्विविस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एक उदाहरण है। जितना भी अवक्षेपण अभिक्रिया है, जितना भी कौन अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया है, वो कौन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन। और इसमें आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान। आदान प्रदान को ही हम लोग विनिमय भी कहते हैं। आदान प्रदान को ही हम लोग क्या कहते हैं चला? विनिमय भी कहते हैं, इंटरचेंज करना कहते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी कहलाती है। हो गया। आयनों का आदान प्रदान, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया। इस सब से चला ना तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और तुमको चीजें समझ में बहुत तेजी से आने नहीं लगेगी, बहुत तेजी से आने लगेगी। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना तो वैसी चीजें जो अन्य बच्चों को नहीं समझ में आएगा वो चीजें आप समझने में सक्षम होइएगा। हो गया? अरे हुआ। कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैसा रंग देता है? काला रंग। CuO प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है चला? कॉपर ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है तो CuO प्राप्त करता है और नीला भी देता है। कैसा रंग देता है? कहता है जब पुनः CuO जब हाइड्रोजन गैस प्रवाही करने पर यह काला परत भूरे रंग में चेंज हो जाता है। पहले Cu जब O2 से विक्रिया करेगा तो कैसा रंग देगा? काला। और जब फिर ओकरा CuO बनाएगा, CuO को फिर हाइड्रोजन से विक्रिया करवाइएगा तो कैसा रंग दे देगा? कैसा रंग देगा? भूरा। अब फिर कुछ समय रहेगा तो कैसा रंग दे देगा? हरा। कैसा रंग दे देगा? यानी कॉपर पहले ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा, कैसा रंग देगा? काला। कैसा? काला। काला जब फिर ये CuO हाइड्रोजन से विक्रिया करेगा तो कैसा दे देगा? भूरा। अब भूरा फिर कुछ समय रहेगा तो क्या दे देगा? हरा। ये चला इस बार का बिहार दरोगा का क्वेश्चन है। और यह अभिक्रिया कैसी होती है? प्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती मतलब रिवर्सिबल। प्रत्यावर्ती मतलब रिवर्सिबल। देख लो CuO जब हाइड्रोजन से विक्रिया करेगा Cu प्लस H2O देगा। और ये अभिक्रिया जो चला है ये रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो, जिसमें ऑक्सीकरण भी हो एंड कौन हो? अवकरण भी हो। अब बोलो ऑक्सीकरण अवकरण। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अवकरण। ये पता है ना चला? ऑक्सीकरण किसको कहते हैं और अवकरण किसको कहते हैं? इसमें ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन हटता है। इसमें ऑक्सीजन हटता है, हाइड्रोजन
जुटता है। बढ़िया से देखो क्या ये दोनों क्रियाएं हो रही है। ये देखो चला, यहां से ऑक्सीजन हट रहा है कि जुट रहा है? यहाँ ऑक्सीजन हट रहा है और यहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है। तो ऑक्सीजन हट रहा है तो अवकरण, ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुट रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन हट रहा है अवकरण, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो जाएगा तो उसको रेडॉक्स। रेडॉक्स है कि नहीं है? एनसीईआरटी में ही रिएक्शन दिया हुआ है। अरे समझा मेरा बात? जैसे चला ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अवकरण। इसमें तुम देखो ऑक्सीजन हट भी रहा है और ऑक्सीजन जुट भी रहा है। इसका मतलब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों ना है, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों है। तो कौन रिएक्शन है? रेडॉक्स। कौन रिएक्शन है? कौन रिएक्शन है? रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। क्लियर है? बोलो रे। आज की कार्रवाई यही था। एक मिनट होल्ड डाउन। कल की कक्षा अपने नियमित समय पर है, ठीक ना? अरे एक मिनट रुक जा। कितने लोग कल घर जा रहे हैं दिन में? कितने लोग नहीं जा रहे हैं कल? वेरी गुड। कल की कक्षा अपने नियमित समय पर संचालित की जाएगी, ठीक ना? कल क्लास होगा। हो सकता है कि उसके बाद भी हो। नहीं, थैंक यू वेरी मच। ये चला तुम समझ लो, ये एनसीईआरटी के बाद तुम्हारा जो क्वेश्चन का लेवल हो जाएगा पकड़ने का, बहुत ज्यादा अप हो जाएगा। सारी छोटी छोटी बातें आप समझ में आने लगेंगी, जो भी टफ टफ चीजें हैं वो समझ में आएंगी।